अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये वीडियो है वो अफसाना निगार किशनचंद का मुताला जो इस किताब के सिलसिले में इसकी किताब की डिटेल्स जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं, है ना। इसमें क्या क्या आपको पढ़नी है, क्या क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो खैर आप सब कैसे हैं ये भी कमेंट साथ साथ में कीजिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जून में एग्ज़ाम है, सभी का एग्ज़ाम है ना। जितने चाहे BA हो, MA हो, सर्टिफिकेट कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं इग्नू से, तो उन सभी का जो है जून में ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। तो फिर से जिसकी किताब ये है BUDZ 173 अफसाना निगार किशनचंद का मुताला, जिसका भी है वो इस वीडियो को देखें, है ना। अदर्स कोई है जिसका ये सिलेबस में मौजूद है वो भी देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जिस इकाई को पढ़ेंगे वो लास्ट से हम शुरू करेंगे इस किताब को। लास्ट मतलब दिया हुआ 12 नंबर इकाई है ना, महालक्ष्मी का पुल। इसको हम जो है अपनी ये में स्कूल में जो है इसको जो है पढ़ चुके हैं, स्कूल में पढ़े हैं, और ग्रेजुएशन में भी मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। इसलिए आपकी ग्रेजुएशन में सिलेबस में मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का जो है सिलेबस जो है चेंज हो गया, काफ़ी हद तक वही सिलेबस जो है रेगुलर का और डिस्टेंट का एक जैसा है। मैंने रेगुलर से की हूँ, तो महालक्ष्मी का फुल मेरा जो ग्रेजुएशन था उसमें थी, है ना। तो ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं कि रेगुलर और इसमें कोई, अगर ये देख सकते हैं सिलेबस में कोई इतनी सारी जो है चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि इन लोगों का ये सारी जो दिया हुआ है ये काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना, तभी आपको ज़िंदगी की हकीकत को जो है मालूम होगी। किशनचंद है, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे शहादत हसन मंटू हो, या फिर कुरतुलैन हैदर हो, इस्मत चगताई हो, इन लोगों के अफ़साने जो है ना वो मतलब एक हकीकत के ऊपर बनी हुई है, हकीकत है उनके अफ़सानों में, है ना। तो इसीलिए जो है इनके बच्चों के स्टूडेंट को जो है इनके अफ़साने ज़रूर से जो है सिलेबस में डाले जाते हैं, ताकि ज़िंदगी की हकीकत को जो है समझ सकें। है ना? तो इस जो महालक्ष्मी का पुल है, इसका जो खुलासा दिया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। मतीन जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा एक मर्तबा, क्योंकि मतीन जो है काफ़ी बड़ी होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। उसको यहाँ पर वीडियो में जो है हम पढ़ नहीं सकते, है ना। तो महालक्ष्मी का पुल का तज़ज़िया जो है या खुलासा समझ लीजिए, शॉर्ट्स में जो दिया रहता है कि पूरी स्टोरी का एक निचोड़ क्या हो सकता है वो दिया हुआ है। तो महालक्ष्मी का पुल जो है मुंबई की एक चौल में रहने वाली हालात की मारी 6 औरत की हसरत भरी जिंदगी का अफसाना है ना। अभी भी अगर आप लोग मुंबई जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर ही जो है इस तरह की चोली आपको देखने को मिलेगी। अभी तो ब्लॉग का ज़माना हो गया है ना, तो आप लोग अगर ब्लॉग देखते हैं यूट्यूब में तो मुंबई चौल करके अगर आप सर्च कीजिएगा तो अभी आपको दिखाई मिलेगा, है ना। या फिर सलाम जो होता है वो करके सर्च कीजिए तो भी होगा। उन औरतों की ज़िंदगी की कहानी अलग-अलग है ना? महालक्ष्मी का पुल मतलब मुंबई की जो चोल है, वो 6 औरतों का ज़िक्र यहाँ पर ही किशनचंद ने किए हैं। तो उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी यहाँ पे बताया गया है कि उनकी ज़िंदगी की कहानी जो है ति 6 का जो है अलग-अलग है। लेकिन इसमें हर कहानी सरमायादाराना निज़ाम में मेहनत-कशों की इस्तेसाल की कहानी है ना? डेली मेहनत करेंगे तभी खाएँगे। शांताबाई, है ना? जूनाबाई, लड़िया, है ना? मंजूला, सावित्री और माय भंगन सभी मुख्तलिफ इलाकों से आई औरतें हैं, लेकिन उनका दुख और उनका जो नसीब है वो एक है ना। एक ही नसीब लेके वहाँ पर चोल में आए, जिंदगी की खुशियों और नेमतों से मरहूम। और उनका सबब है सरमायादाराना निज़ाम, जिसने लाखों लोगों की ज़रूरतों और आशाइशों की चंद सौ लोगों की मुट्ठी में बंद कर रखा है। ये मुट्ठी बहुत कम, है ना, बहुत कम और बहुत मुश्किल से खुलती है। किशनचंद ने मुंबई के एक मुकामी रेलवे स्टेशन महालक्ष्मी के पुल पर बने हुए पुल पर लटक लटकी है ना लटकी हुई साड़ियों के हवाले से उनके पहनने वाली औरतों की जो है कहानियों को एक अफसाने की डोर में पिरोकर हम तक जो है पहुंचाई है ना। शायरों का जो सोचने का जो तरीका होता है, देखने का जो नज़रिया होता है, वो कुछ हम लोगों से जो है मुख्तलिफ होती है ना। उनकी एक नज़र ही काफ़ी होती है उनकी हालात ज़िंदगी को किसी कॉपी में, किसी नोट डाउन्स में लिख लेने के लिए, है ना। तो उन साड़ियों के हवाले से, उन साड़ियों को देखकर, है ना, कपड़ों को देखकर ही उनकी हालात को, उनकी गुजरती ज़िंदगी को जो है किशनचंद ने लिख दिया है। उन औरतों में से सबसे पहली जो है शांताबाई, है ना। शांताबाई का किरदार हमारे सामने जो है हमारे सामने आता है, जो लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम जो है करती है। उसके 3 बच्चे हैं, है ना। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 1 लड़की और 2 लड़के हैं।
है ना। उनके खावंद जो है कपड़े की मिल में काम करता है और सुबह सवेरे जो है घर से निकलकर शाम को वापस आते हैं। आप लोग अगर मुंबई गए होंगे तो ज़्यादातर जो है ना वो घर के सारे लोग जो है उनकी काम करते हैं, चोल में जो रहते हैं, उनके घर के सारे लोग जो है काम करते हैं, तब जाके जो है उनकी एक दिन की जो है गुज़ारा हो सकती है। मतलब अगर औरत समझे वो भी काम करने के लिए जाते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो भी काम करने के लिए पूरा दिन के लिए जाते हैं। बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तो वो भी जो है काम करने के लिए जाते हैं, तभी जाके उनका गुज़ारा जो है हो सकता है, नहीं तो फिर मुश्किल है ना? तो इसलिए शांताबाई उसका टिफ़िन तैयार रखने के लिए दूसरे दिन का खाना रात को ही बना लेती है, क्यों ना कि दिन में उसे भी काम पर जाना होता है। वो वापस आकर नहाती धोती है और अपनी साड़ी धोकर पुल पर सूखने के लिए फैला देती है। महालक्ष्मी का पुल बताए ना, तो पुल में जो है सूखने के लिए देती है। घर में वो एक पुरानी गलीज धोती पहनकर काम करती है। सिर्फ दूसरे का घर बर्तन धोने के लिए जब जाती है तभी वो साड़ी जो है पहनकर जाती है, नहीं तो घर में जो है अलग ड्रेस होता है उसको पहनकर रहती है। शांताबाई के घर चूल्हा उसी वक्त सुलग सकता है जब दूसरों के यहाँ चूल्हे ठंडे हो जाए, है ना। होता है मतलब उसका पकाना हो गया, एक चूल्हे का पकाना हो गया तो उसी चूल्हे से दूसरा लेके आती है, वो पकाती है, फिर दूसरे का, फिर इसी तरह करके पकाती है। मुंबई गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे और उनकी स्टोरी जो है उसी तरह होती है ना। हम जब महाराष्ट्र गए थे तब वहाँ पर उनको देखी थी, तब मुझे इस स्टोरी को काफ़ी डिटेल्स में और अच्छी तरीके से समझ में आया कि किशन चंद ने कितने अंदर की जो है बात कही है, कितने अंदर और कितनी गहराई से जो है सोच के ये जो है अफसाने लिखे हैं। शांताबाई की साड़ी 6-7 माह से ज़्यादा नहीं चलती, है ना, क्योंकि एक ही साड़ी है, एक ही कपड़े अगर आप पहनेंगे, डेली पहनेंगे तो उनकी हालात कुछ उसी तरह हो सकती है ना। कोई भी अगर आप सलवार सूट पहन रहे हो तो उनको अगर डेली एक ही कपड़ा पहनो, है ना, डेली पहनो, उसको धो के फिर उसी को पहनो, तो फिर वो 6-7 महीना ही टिक सकती है ना। वो हमेशा भूरे रंग की साड़ी खरीदती है, क्यों ना कि ये रंग मैला बहुत देर में होती है, लेकिन जो है कभी उसने शौक, है ना, रंग भी देखे थे जब वो धारा ओढ़, है ना, मैं अपने गाँव में रहती थी, है ना? वो अपने गाँव में जब रहती थी तब। उसके बाप की धान की खेत थे और वो उनके आँगन में अमरूद का दरख्त था, उसकी डाल से तोड़-तोड़ कर वो अमरूद जो है खाया करती थी। उस वक़्त बादलों में सुर्ख रंग की धुंध और मेलों में सुर्ख रंग की बहार उसने देखी थी। मगर अब ना तो अमरूद में वो मज़ा रहा, ना रंगों में चमक-धमक बाकी रही, बल्कि वो सारे रंग भूरे रंग में जो है तब्दील हो गए, है ना? शादी के बाद ये बता रही कि शादी से पहले उनकी जो फादर मतलब अपने घर, अपनी अम्मी का घर, अपने बाप का घर, वहाँ पर ही सभी का जो है ऐसे ही ज़िंदगी गुज़रती है, काफ़ी लाड-प्यार से। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी जो है चेंज हो जाती है ना? तो सभी की जो ज़िंदगी जो है शादी से पहले काफ़ी खुशहाल होती थी, क्योंकि उनके सर में माँ होती थी, बाप होते थे, उनके लाड जो है उठाए जाते थे। शादी के बाद ये सारी चीज़ें जो है किसी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तब्दील हो जाती है कि वो जो है अपने फादर के घर की सारी चीज़ें जो है भूल जाते हैं। किसी की ज़िंदगी अच्छी रहती है ना? बदल भी जाती है। तो यहाँ पर शांताबाई की जो है ज़िंदगी एकदम ही बदल गई थी। एक झोपड़ी में रहती थी जिसमें उसको जो है एक ही साड़ी में उसको गुज़ारा करने होते थे, है ना? एक ही साड़ी में, और वो उसको भी काम करने होते थे घर चलाने के लिए, दूसरे के घर जो है बर्तन धोने की काम करते थे और उनके पास एक ही साड़ी थी जो डेली वो पहनती थी और डेली धो के जो है महालक्ष्मी का जो पुल है उसमें सूखने के लिए डालती थी, है ना? तो उसके बाद ये पहले शांताबाई की स्टोरी है। अब आते हैं जूनाबाई। जूनाबाई एक जो है बेवा औरत है ना? इसका शौहर भी जो है कपड़े की मिल में काम करता है। कपड़े की मिल में कपड़े सिलाई ये सारी चीज़ें जो हुआ करती हैं। तो अगर महाराष्ट्र, मुंबई, है ना, ये पुणे वगैरह में देखेंगे तो कपड़े का मिल जो है बहुत ज़्यादा है। कपड़े की सिलाई वगैरह जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। मिल, फैक्ट्री जो है ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, और भी अदर्स काम भी है, ऐसा नहीं है। तो वो काम करते थे, करता था, मगर उसके फेफड़ों में जो रुई की होती है ना, रुई की महीन जो है रेशमी होते हैं इस तरह समा गई, फेफड़ों में जो है समा गई, जिसकी वजह से जो है वो टीबी हो गया। और पहले ज़माने में ना टीबी को काफ़ी ये माना जाता था, ये लोग कहते थे इसका इलाज ही नहीं है। अभी तो 3 मंथ में जो है टीबी की जो है इलाज हो जाती है और इंसान जो तंदुरुस्त पहले जैसा हो जाता है। लेकिन पहले जो है इसकी इलाज बहुत ही कम था। अभी तो ख़ैर सभी का जो है किसी न किसी तरीके से इलाज हो ही जाता है। जिसको जाना होता है वो किसी भी तरीके से चले ही जाते हैं। लेकिन अगर उसका इलाज शिफ़ा अल्लाह ने लिख दिए हैं तो होना ही है ना? चुनांचार मिल के मालिक ने उनको काम से निकाल दिए। ख़ैर ऐसी बात टीबी होंगे तो वो तो सभी को, क्योंकि वो एक अलग तरह की बीमारी है कि जैसे कोरोना होता है, एक-दूसरे से फैल जाती है। टीबी भी एक उसी तरीके के है, जिसमें
मतलब उनकी ये से जो है किसी और को भी हो सकती है। तो इस तरह से उनकी जो मिल की जो मालिक है वो उनको काम से निकाल दिया। 35 साल तक काम किए, लेकिन उसको जो है निकालते वक़्त कुछ भी जो है पैसा नहीं मिला। जैसे कि पहले उनको जब मिल में आए थे तब भी नहीं मिला था, और अब भी जब वो निकल रहे हैं तब भी नहीं मिला, है ना? और उसका सही से इलाज नहीं होने की वजह से इस दुनिया से चल बसे। जूनाबाई जो है भी दूसरों के घरों में काम करती है ना? दूसरों के घर में काम करती है, बर्तन धोने का काम करती है, और अकेली रहती है क्यों ना कि उसकी जो जवान बेटी है किसी बदमाश के साथ जो है भाग गई थी, जिसने उसको फारस रोड के जिस्म फरोशी के एक अड्डे में बेच दिया था, है ना? मतलब उसको साथ भुला बसरा के उसको भगा ली थी, और भगाने के बाद जो है उस फ्रॉड ने उसको एक लड़की को जो उसको बेच दिया। अ, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी जो वालिद साहब की जब मौत हो गई, तब भी जो है उनकी लड़की क्या की थी, एक चमकती-धमकती जो है चमकीला लिबास जो है पहनकर आई थी, है ना? पहनकर आई थी, उसको उसके बाप की जो है ये लास्ट जो ये होता है उनको देखने के लिए जूनाबाई से लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगती है। बेटी को इस तरह वापस आता देखकर जो है जूनाबाई ने खुद को बहुत बेइज्जत, है ना? बेइज्जत और बेबस जो है महसूस किया, और उसने धक्का देकर बेटी को जो है अलग किया और चीख मारकर जो है रोने लगी। जैसे अब सब कुछ जो है मर गया। उसका पति, उसकी बेटी, उसकी इज़्ज़त, जैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं था। तीसरी साड़ी जो है, ये दूसरी साड़ी वाली की जूनाबाई की कहानी बताई कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनके है ना? उनकी एक ही लड़की थी। पहले वाली जो शांताबाई हमने पढ़े उसमें उसकी 1 लड़की या 2 लड़के थे, है ना? अब तीसरी का बता रहा है कि तीसरी जो है, तीसरी साड़ी सावित्री की है, जो इस कहानी की रावी की जो है बीवी है। किशन चंद ने उन मज़दूरों और मेहनतकशों के दरमियान एक 10वीं पास क्लर्क का किरदार भी तख्लीक किया है, और उसकी ज़बानी दूसरे किरदारों की ज़िंदगी को बयान किया है। इस क्लर्क को भी उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितनी मिल मज़दूरों को मिलती है ना? क्लर्क होने के बावजूद मिल में जो काम करते हैं उनको भी वही मिलता है। इसीलिए वो भी 8 नंबर की चाल की एक छोटे-से कमरे में रहता है। 8 नंबर वही जो बताए रेलवे स्टेशन के नीचे में जो पुल होता है, पुल के नीचे जो झोपड़ी बनी हुई होती है, उस झोपड़ी के 8 नंबर में ये है। और ये सारी चीज़ें जो है इस क्लर्क ने ही किशन चंद को बताए, है ना? रावी बता रहे हैं। तो उसकी भी तनख्वाह वही है जो मिल मज़दूर, इसी वजह से जो है वो अलग जगह पे नहीं रह सकते हैं किसी अच्छी जगह पर, क्योंकि उनकी तनख्वाह उतनी ही है ना? एक छोटे-से कमरे में रहते हैं। मुंबई में खोली कहा जाता है। उस छोटे से कमरे को खोली कहा जाता है। आप लोग काफ़ी जो है फ़िल्म वगैरह में सुने होंगे खोली, है ना? उसके 8 बच्चे हैं, है ना? 8 बच्चे हैं जिनके खाने-कपड़े का खर्च ही रावी को जो है, रावी मतलब क्लर्क को जो है बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा उनकी तालीम के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। उस ज़माने में इतने सारे बच्चे होना नॉर्मल बात थी, क्योंकि सभी के जो है इतने सारे बच्चे, कुछ ही लोग जो है मिल जाएँगे 2 या 3 बच्चे, लेकिन ज़्यादातर आपको देखेंगे 6, 7, 8, 10, 12, है ना? तो आप लोग अगर मेरे ये से एज से अगर कोई है तो उसको समझ में आएगी कि उनकी कितनी भाई-बहनें हैं, जैसे है ना? तो ज़्यादातर मिडिल और एकदम गरीब जो होते थे उनके तो और ज़्यादा बच्चे होते हैं। बड़े जो होते थे वो बड़े आदमी अमीर उनके तो ठीक है, वो उनको समझ में आती थी। लेकिन जो उन लोगों जो मिडिल क्लास या गरीब होते थे वो ये सोच के बच्चा करते थे कि अगर लड़के हुए तो उनकी जो है सहारा बन सकते हैं। लेकिन सहारा के चक्कर में ये नहीं समझते थे कि इनकी जो परवरिश हम कैसे करेंगे, इतने सारे जो बच्चे होते जा रहे हैं। सहारे के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, है ना? सावित्री जब बेवा नहीं सावित्री जब ब्याह करके मुंबई आई थी तब अच्छी-अच्छी बातें सोचा करती थी और मुस्कुराती रहती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो मुस्कुराहट जो है गायब हो गई और उसकी जगह माथे की सिकन ने ले ली। अब वो अपने शौहर को भी काट खाने को दौड़ती है और बात-बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटने लगती है ना? क्योंकि उसका दिमाग काम ही नहीं करता, डिप्रेशन में चली गई है। उससे पहले उसको सोचना चाहिए था, किसी को भी, हर किसी को, अभी के ज़माने का अगर देखें, है ना? किसी को भी सोचना चाहिए कि अभी का दौर जो है, अगर ₹1 में अगर कुछ मिल रहा है, तो ये 10 साल के बाद या 20 साल के बाद ये चीज़ें ₹1 में नहीं मिलने वाले। तो यही सोच के हमको चलना है कि हमको जो मेरा जो बच्चा है, अभी नहीं 20 साल के बाद का सोचना है, वही सोच के आपको करना है। 4 बच्चे करने हैं, 4 बच्चे कर आप 20 साल के बाद उसकी परवरिश कर पाइएगा। अगर 2 करते हैं, तो 2 के लिए कितना होगा? सभी कहते हैं कि फ्यूचर नहीं सोचनी चाहिए, है ना? अल्लाह ने ज़िंदगी आपको ये की है, लेकिन फिर भी आपको ये सोचनी चाहिए कि अगर हम कर रहे हैं इतने सारे बच्चे, तो उनकी परवरिश कौन करेगा? सही से परवरिश करना सबसे बड़ी चीज़ें हैं, है ना? सबसे बड़ी नेमत हो सकती है, सबसे बड़ी, है ना? तो उनको उनकी जो मुस्कुराहट गायब हो गई थी, इतने सारे बच्चे, उनकी देखभाल, उनकी खाने की ज़िम्मेदारी, पढ़ाई तो कर नहीं पढ़ाई के लिए तो भेज नहीं सकते, उनके पास वो चीज़ें है ही नहीं, है ना? तो ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, उसको करनी होंगी। तो अब ये तीसरी थी, है ना? उसके बाद चौथी साड़ी। चौथी साड़ी जब्बू भैया की बीवी लड़िया की है। जब्बू भैया ने उसे बदमाश से
उसे एक बदमाश से 100 रुपए खरीदा था, है ना? एक बदमाश से 100 रुपए में जो है उनकी बीवी को खरीदा था। जब्बू भैया भी वही मिल मज़दूर था, लेकिन एक दिन मिल मैनेजर ने मार-पीट करने के नतीजे में चंद गुंडों के ज़रिए उसकी बुरी तरह जो है पिटाई की और नौकरी से निकाल दिया। लड़िया उस दिन से अपने सर पर सब्जी का टोकरा उठाकर गली-गली जो है सब्जी तरकारी बेचने का धंधा शुरू कर दिया। उसका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उसने एक तोता पाल रखा था, है ना? ये चौथी साड़ी की कहानी है, क्योंकि इसकी कहानी किस तरह है, क्योंकि चौथी साड़ी का ये है जब्बू भैया की है, जो कि उसकी जो बीवी लड़िया है वो किसी एक बदमाश से जो है उनको 100 रुपए में खरीदा है ना? और वही उसी मिल में काम करते हैं जिस मिल में बाकी जो है किरदार काम करते हैं। तो लेकिन उसे उनकी लड़ाई हो जाती है, उनको उस काम से निकाल दिया जाता है, जिस वजह से उनकी बीवी जो है काम करना शुरू करती है। 5वीं साड़ी जो है मंजूला की है, जो एक जवान बेवा है। उसका शौहर भी चरखी के लिपट में आकर जान से हाथ धो बैठा था। मंजूला ने जाने की दरख्वास्त दी तो हर जाने, है ना? हर जाने की दरख्वास्त दी तो नामंजूर हो गई, है ना? मिल मज़दूर मतलब होता है कपड़े जो बन रहे वहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी-बड़ी जो है मशीन लगी हुई होती है। ऐसा नहीं कि कपड़े की ही ये और काफ़ी सारी चीज़ें जो बनती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बन रही है, केक बन रहा है और काफ़ी सारी क्रीम प्रोडक्ट वगैरह, उसमें काफ़ी सारी जो है इलेक्ट्रिसिटी का अगर मिल देखते हैं, तो वहाँ पर ही जो है बड़ी-बड़ी मशीनें होती है। उसमें अगर थोड़ी-सी भी कोताही हुई तो आप जो है मिल के अंदर मतलब मशीन के अंदर जा सकते हैं, आप अपना जान गँवा सकते हैं। तो यहाँ पे मंजूला जो है उनकी शौहर का मौत इसी वजह से हो जाती है और कंपनी में वो दरख्वास्त करती है उनके हट जाने की, उनकी मौत से कुछ उनको पैसे मिल सके। लेकिन मंजूर जो है कंपनी वाले जो है मतलब मिल वाले जो है पैसा देने से इनकार कर देते हैं, है ना? तो उसकी कहानी दुःख भरी है। उसके बाद छठी साड़ी का रंग जो है लाल रंग है। उनको पहनने वाली माई जो सीतो की माँ है ना, जो सीतो की माँ थी, मर चुकी है। रस्म के मुताबिक उस साड़ी को चिता के साथ जल जाना चाहिए था, मगर अब उसे उसकी बहू जो है पहनती है। क्यों ना कि मर्दों की इज्जत और एहतराम से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जिंदों का तन ढाँपना, है ना? मुर्दों, है ना? मुर्दों की इज़्ज़त है ना? छठी साड़ी जो लाल रंग की है, उनकी सास की है ना? सास की है है ना? सास की है, लेकिन मरने के बाद जो है कपड़े भी उसके साथ जला दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने वो कपड़े जो है रख लिए हैं। यहाँ पे क्या बताया गया? मुर्दों की इज़्ज़त और एहतराम से कहीं ज़्यादा जो है, जो जिंदा है, उनकी तन ढाँकना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बताया सीतो और उसके दूसरे साथियों ने महँगाई के खिलाफ जुलूस निकाला था, जिस पर पुलिस ने गोली चलाई तो सीतो की माँ को गोली लगी और वो इस दुनिया से चल बसी। किस तरह सीतो की मौत हुई ये बताया, जबकि हड़ताल और जुलूस से उसका कोई ताल्लुक ना था। सीतो को जेल में डाल दिया गया और उसकी बीवी जो है अकेली जो है रह गई। है ना? उस जुलूस से कोई ये नहीं था, लेकिन उनको क्योंकि सीतो की माँ ने मतलब लड़कियों ने मतलब औरतों ने वो जुलूस निकाली थी, लेकिन सज़ा किसको मिली थी? सीतो को मिली थी, मतलब उनके लड़के को मिली थी और उनकी बीवी जो है सीतो की जो बीवी है और सीतो की माँ की जो बहू हो गई, है ना? तो वो जो है उस चोल में अब अकेली रह गई, लेकिन उसने जो है वो साड़ी लाल रंग की जो सुर्ख रंग की जो साड़ी है वो जलने से बचा ली थी, है ना? महालक्ष्मी का पुल में किशनचंद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ इलाके से आकर मुंबई में जैसे तैसे दिन काटने वाले मेहनतकश खुसूसन उन औरतों की माशी और नफ्सियाती मशाइल की अक्कासी की है। उन्होंने सूती साड़ियों के हवाले से उस बदनुमा हकीकत को जो है उजागर किया है कि जिन मेलों में आला दर्जे का कपड़ा तैयार होता है और सरमायादारों और दौलतमंदों के जिस्मों की जीनत बनता है, उन मिलों में काम करने वाली औरतों को तन ढाँकने के लिए ढंग की जो है साड़ी भी जो है मिस्र नहीं है ना? उन्हीं मिल में ये लोग काम करते हैं, वही कपड़े तैयार करते हैं, लेकिन वो कपड़े जो है दौलतमंद की जीनत बन जाती है, जिस्मों की जीनत होती है, लेकिन इन लोगों के पास जो है तन ढाँपने के लिए कपड़े नहीं। सरमायादाराना निज़ाम पर की गई फंकाना तनकीद किए हैं किशनचंद ने, जिसकी तह में इस तरह की नज़रिया साफ झलकता है। इस अफसाने में निचले मतवसता तबके का एक पढ़ा लिखा फर्द, है ना? पढ़ा लिखा फर्द क्लर्क जो है भी है, जो माशी एतबार से मजदूर तबके में शामिल है, माशी एतबार से, है ना? क्योंकि क्लर्क की नौकरी करके जितना उनको पैसा मिलता है, वही पैसा मिल में जो काम करते हैं उसको भी उतने ही मिलते हैं, है ना? मतलब पढ़ने के बावजूद उनके पास पैसा ना पढ़ने के बराबर की जैसे ही है। और सबसे निचली तबका में रहने वाली सीतों की बीवी, है ना? सीतों की बीवी भी शामिल है, जो चौल से बाहर रहने पर मजबूर है, क्यों ना कि उसे एक खोली भी जो है मिस्र नहीं आ सकती। इस अफसाने में सियासतदानों पर भी तंज किया गया है, जो लोगों की माशी हालात सुधारने और उन्हें मुस्तकिल के सपने दिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन जो है वो करते नहीं हैं, है ना? सियासतदान जो वोट लेने के वक़्त भाषण तो ज़रूर देते हैं कि गरीब हटाओ, है ना? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएँगे हम, लेकिन बात तो करते हैं, लेकिन काम उन पर कोई भी सियासतदान जो है नहीं करते। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया में 2 बड़ी तबके हैं,
एक इस्तेसाल करने वालों का और दूसरा इस्तेसाल का शिकार होने वालों का, है ना? किशनचंद ने महालक्ष्मी का पुल की जानिब लटकी साड़ियों और उनको पहनने वालों के बारे में बताने के बाद पुल की दाहिनी तरफ लटकी रंगारंग साड़ियों का भी जिक्र किया है, जो मिल मालिकों और ऊंची-ऊंची तनख्वाह पाने वालों की है, जिन्हें धोबियों ने धोकर उन्हें सूखने के लिए वहां फैला दिया है। आखिर में किशनचंद हमसे सवाल करते हैं कि हम किस तरफ है, पुल की बाएं तरफ या पुल की दाएं तरफ, यानी हम पेशे हुए लोगों के साथ है या उन्हीं पेशे वालों के साथ है। यहाँ पहुंचकर किशनचंद इस्त्राकियत का नारा लगाने लगे हैं और उसकी वजह से उनका ये अफसाना फनी एतबार से है जो कमजोर हो जाता है। उसके बावजूद उर्दू अफसाने की तारीख में अफसाना महालक्ष्मी का फूल की अहमियत को जो है इनकार हम लोग जो है नहीं कर सकते, है ना? देखिए हम जैसे हैं, हम भी एक मिडिल क्लास है, लेकिन अब मैं अगर कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं हमसे जो नीचे है, गरीब है, हमसे थोड़ी कमज़ोर है, उनको मैं सुधार नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास उतनी चीज़ें ही नहीं हैं। सुधार अगर सकते हैं, तो वो जो वादा करते हैं, है ना? इस देश को चला रहे हैं, जिसने इतनी सारी महँगाई, हर चीज़ के लिए महँगाई कर रखे हैं, है ना? आज अगर हम किसी चीज़ को ₹20 में खरीद रहे हैं, तो 1 महीने के बाद उसकी कीमत जो है 40 डबल हो जा रहा है। तो अब उसको कम करने की जो ज़िम्मेदारी है वो जो इस देश को चला रहे हैं उसी का है। तो हम अगर चाहे भी, मतलब अफ़साना निगार को सवाल कर रहे हैं हम किसकी तरफ है? मतलब वो अगर चाहे तब भी वो ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती हूँ, है ना? ठीक वही कर सकता है जो इस देश को चला रहे हैं, महँगाई को कम करके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लागू करके जो है वो कर सकते हैं। है ना? तो ठीक है, ये रही किशनचंद की अफ़साना महालक्ष्मी का पुल। नेक्स्ट इसके ऊपर में जो रहेगी 11 नंबर इकाई, उसको देखेंगे क्या है। ठीक है?